देखिए, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उस समय जो कृष्ण भगवान हैं वो दुर्योधन के पास जाते हैं संधि का प्रस्ताव लेकर, और दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 गाँव दे दो और मैं वादा करता हूँ कि पांडव तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। और आपको पता ही है दुर्योधन का स्वभाव, वो क्या कहता है कि हम सुई की नोक बराबर ज़मीन भी नहीं देंगे। सब यहाँ पर समझे। मान लीजिए हमें 2 शब्दों को मिलाना है। अब देखिए, ये जो 2 शब्द है वो यहाँ और यहाँ से नहीं मिलेंगे। जब भी मिलेंगे तो जो पहला वाला चीज़ है, जो पहला वाला शब्द है, उसका कौन सा हिस्सा हमको यूज़ कर रहा है, लास्ट वाला, और जो दूसरा वाला शब्द होगा उसका कौन सा हिस्सा हमें प्रयोग करना है, तो पहला वाला। जैसे अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो किस तरह से मिलेंगे, कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं इसका अंत वाला हिस्सा है और इसका कौन सा हिस्सा है, शुरू वाला। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और जैसे कि आप सबको याद ही होगा कि हमने पिछले क्लास में शब्द विचार के ऊपर बात किया था। अब देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में बताया कि शब्द क्या होते हैं, फिर शब्द को कितने आधारों पर बांटा जाता है। तो आप लोगों को याद है, और याद ना हो तो क्या बोलना है, 4। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको 4 ध्यान रखना है। तो हमने आपको बताया कि संस्कृत व्याकरण में हम शब्दों को 4 आधारों पर बांट कर पढ़ते हैं। अब देखिए, इसके वर्गीकरण का कोई निश्चित आधार नहीं है। कुछ लोग 2 वर्गों में, कुछ लोग 3 वर्गों में, और कुछ लोग 4 वर्गों में भी क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। तो एक बार हम उन 4 वर्गों को रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? देखिए, हमने आपको बताया शब्द के वर्गीकरण का जो सबसे पहला आधार है वो क्या है, स्वरूप। और स्वरूप का मतलब क्या होता है कि शब्द किस तरह से दिख रहे हैं। और स्वरूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है अजंत और दूसरा क्या होता है, हलंत। फिर दूसरा आधार कौन सा था, तो लिंग। और संस्कृत में लिंग कितने माने जाते हैं, 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इस हिसाब से शब्द भी कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। फिर हमने आपको बताया कि तीसरा आधार कौन सा है, वचन। और वचन के आधार पर भी हम शब्द को कितने वर्गों में बांटते हैं, 3 वर्गों में। याद है आप लोगों को कौन कौन, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, ये सब नहीं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और फिर तीसरा वर्गीकरण चौथा वर्गीकरण कौन सा है, अर्थ के आधार पर। अब देखिए, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है, अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। और हम उन शब्दों का नाम लिखें, देखिए सबसे पहला शब्द कौन सा है, संज्ञा। और आपको पता ही होगा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। और संज्ञा का बेसिक मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और कुछ लोग यही सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि आपका संज्ञा क्या है, तो वहाँ पे हमें क्या बताना होता है, अपना नाम बताना होता है। समझ में आ रहा है, चलिए। और दूसरा शब्द कौन सा है, सर्वनाम। और सर्वनाम के बारे में क्या कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। अब देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है, मैंने कल भी आपको बताया है कि जो जो किसी भाषा में नियम संज्ञा के लिए होंगे वो सारे नियम किसके लिए होंगे, सर्वनाम के लिए होंगे, क्योंकि आपस में ये दोनों क्या जुड़वा ही है। फिर तीसरा क्या था, विशेषण। और विशेषण के बारे में हमने आपको क्या बताया कि जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करे, विशेषता बताए। अब देखिए, विशेषण का हम ऊपर अलग से एक क्लास में बात करेंगे, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के विशेषण में एक खास बात है। तो इसीलिए हम विशेषण के ऊपर एक पूरा का पूरा क्लास करेंगे। और तब तक के लिए आप ध्यान रखिए कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार। फिर चौथा शब्द कौन सा था, क्रिया। और क्रिया के बारे में जब हम धातु रूप की बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, समझेंगे कि धातु क्या होते हैं, क्रिया क्या होता है, फिर इसके बीच में क्या क्या अंतर होते हैं। और सबसे अंतिम जो शब्द था उसको हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द, या फिर इसी के लिए एक शब्द क्या होता है, अव्यय। और हम इसके ऊपर भी क्या करेंगे, एक क्लास करेंगे और समझेंगे कि अविकारी शब्द या फिर अव्यय क्या होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो संज्ञा पढ़ाया ही नहीं, सर्वनाम पढ़ाया ही नहीं, तो क्या हमारे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे।
अब देखिए संज्ञा और सर्वनाम से आपके एग्जाम में कोई भी सीधे सीधे सवाल नहीं आते हैं, और जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे, जब हम शब्द रूपों को याद करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, संज्ञा और सर्वनाम को भी पढ़ेंगे, क्योंकि शब्द रूप किसके बनते हैं, या तो संज्ञा के बनेंगे या फिर किसके बनेंगे, सर्वनाम के बनेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो जब हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे तो वहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की थोड़ी बहुत बात करेंगे। बस आपको बस ये बातें ध्यान रखनी है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के, और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। तो आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही है? चलिए तो हम बोर्ड को मिटा देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया ये सब? अब देखिए आज की क्लास में हम बात करेंगे शब्द निर्माण के ऊपर, कि शब्द निर्माण क्या होते हैं और फिर शब्द निर्माण के कितने तरीके होते हैं, और इसका जवाब आपको पहले से ही पता है। चलिए तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग बना लीजिए, शब्द निर्माण। अब देखिए शब्द निर्माण को हम समझेंगे, और उससे पहले आप एक बात समझिए। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, शब्द को एक जो 5वां आधार है उस पर क्या करते हैं, बांटते हैं, और वो आधार कौन सा है, रचना या फिर बनावट। तो कुछ लोग इसके आधार पर भी शब्द को कुछ वर्गों में बांटते हैं, और वो वर्ग कौन कौन से हैं, तो वो वर्ग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए जो सबसे पहला वर्ग है उसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द, दूसरा जो वर्ग है उसको हम कहते हैं यौगिक शब्द, और जो तीसरा वर्ग है उसको हम क्या कहते हैं, योगरूढ़ शब्द। अब देखिए ये तीनों शब्द क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला शब्द कौन सा है, रूढ़। अब देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो आप इस बात को समझे। देखिए ऐसा कहते हैं कि जिन शब्दों को अलग अलग करने पर, खंड करने पर, टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, वो निरर्थक हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। और मेरे ख्याल से आपको बात कम समझ में आई होगी, तो हम एग्जाम्पल से क्या करते हैं, इसी बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा कल, और आपको पता ही है कि कल दरअसल में क्या है, एक शब्द है, क्योंकि कल का मतलब कुछ ना कुछ होता है, और आपको पता ही क्या होता है, आने वाला कल। ठीक कह रहे हैं आप लोग। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई इन शब्दों को आप अलग अलग करके लिखो, ये जो शब्द है इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट कर लिखो। तो आप क्या करेंगे, क को अलग लिखेंगे और ल को अलग लिखेंगे। अब आप सोचिए कि क्या ये जो क है इसका अकेला कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। क्या जो ल है उसका कोई अकेला मतलब है, तो बिल्कुल भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि जिन शब्दों को अलग अलग करने पर, चाहे आप कहीं से भी अलग करें, उनका कोई अर्थ या फिर मतलब नहीं निकलता है। जैसे अगर आपके सामने एक और शब्द हम लिखें, मान लीजिए हम आपके सामने दूसरा शब्द लिखते हैं आम, और मैंने फिर आपसे कहा कि आप इनको जहाँ से अलग करना चाहे वहाँ से अलग करें, तो आपने फिर से क्या किया, आ और प्लस में म लिख दिया। अब देखिए ना तो इसका कोई मतलब है ना ही इसका कोई मतलब है, मतलब ये शब्द नहीं बन पा रहे हैं, निरर्थक शब्द हो गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिन शब्दों को अलग अलग करने पर उनका कोई अर्थ ना रहे, उनका अर्थ ना बचे, उसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब दूसरा शब्द क्या है, यौगिक। तो यौगिक के बारे में क्या कहते हैं कि ये रूढ़ और प्लस में रूढ़ से मिलके बने होते हैं, और इसका मतलब क्या है कि जब हम यौगिक शब्दों को अलग अलग करेंगे तो हमें 2 रूढ़ शब्द क्या होंगे, प्राप्त होंगे। इसे हम फिर से एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा नीलकंठ, अब मैंने आपको फिर से यही बात कहा कि आप इन शब्दों को अलग अलग करके लिखें। अब हम इसको किस तरह से अलग करेंगे, एक तो सब हम क्या लिख सकते हैं, नील, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, कंठ। अब देखिए यहाँ पे नील का मतलब भी होता है और कंठ का मतलब भी होता है। नील का दरअसल मतलब होता है नीला, और कंठ का मतलब क्या होगा, कंठ। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि जब मैंने इन शब्दों को अलग किया तो यहाँ पर भी एक शब्द बन रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक शब्द बन रहा है। और ये कौन सा शब्द है, तो ये भी रूढ़ है, और ये भी क्या है, रूढ़ है, क्योंकि अगर हम इनको फिर से अलग करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। तो आपको समझ में आ रहा है ये बात है कि जिन शब्दों को अलग अलग करने पर हमें 2 सार्थक शब्द, 2 सही शब्द प्राप्त हो जाए, उनका अर्थ की क्षति ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें,
मान लीजिए हमने आपके सामने लिखा राजकन्या। अब देखिए राजकन्या को हम किस तरह से लिख सकते हैं, राज और प्लस में कन्या। अब देखिए राज का मतलब दरअसल यहाँ पे क्या है, राजा से है, और कन्या का मतलब क्या होता है, पुत्री। तो राजकन्या का मतलब क्या होगा, राजा की कन्या, राजा की पुत्री। अब देखिए ये पूरा का पूरा एक साथ शब्द था, मैंने इसको यहाँ पे अलग अलग लिखा, तो इसका मतलब भी है और इसका मतलब भी है, मतलब दो हमें क्या हुए, सार्थक शब्द प्राप्त हुए। तो हम उसी को यौगिक शब्द कहते हैं, जिनको अलग अलग करने पर भी हमें कुछ सार्थक शब्द मिल जाए। आपको समझ में आ रहा। अब देखिए तीसरा हमारे सामने जो शब्द है वो क्या है, योगरूढ़। अब देखिए योगरूढ़ भी दरअसल यौगिक शब्द होते हैं, पर इनमें एक खास बात होती है, जिन यौगिक शब्दों का विशेष मतलब हो, जो किसी खास व्यक्ति वस्तु के लिए कही जाए, उसको हम क्या कहते हैं, योगरूढ़ कहते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपके सामने एक शब्द लिखा है नीलकंठ। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि बताओ नीलकंठ हम किसको कहते हैं, तो आप सब जानते हैं कि हम शंकर भगवान को नीलकंठ कहते हैं। तो नीलकंठ कहने से हमारे मन में किसका फोटो बनता है, शंकर भगवान का, किसी खास देवता का क्या होता है, हमारे मन में फोटो बनता है। जबकि आप सोचें कि नीलकंठ कोई भी कर सकता है, अपना कंठ नीला करवा कर घूमते रहें, पर हमारे मन में फोटो किसकी बनेगी, शंकर भगवान की। तो ये यौगिक शब्द तो है, पर इनका कैसा अर्थ है, विशेष अर्थ है। हम नीलकंठ सबको नहीं कहते हैं, हम सिर्फ किसको कहते हैं, शंकर भगवान को। फिर दूसरा अगर हम आपके सामने कुछ शब्द लिखे, जैसे हम लिखे लंबोदर। अब देखिए लंबोदर को अगर अलग अलग हम करके लिखे तो इसमें दो शब्द हैं, एक तो लंबा और दूसरा उदर, कि जिसका पेट लंबा हो उसको हम क्या कहते हैं, लंबोदर। और फिर आपको पता है कि हम लंबोदर किसको कहते हैं, सबको नहीं कहते हैं, हर उस व्यक्ति को लंबोदर नहीं कहेंगे जिसका पेट लंबा हो, सिर्फ और सिर्फ किसको कहते हैं, गणेश जी को। तो इसीलिए भले ही यौगिक शब्द हैं, हमें दो सही सही शब्द प्राप्त हो रहे हैं, और इसका कैसा अर्थ है, विशेष अर्थ है। तो जिन शब्दों का विशेष अर्थ हो और वो यौगिक शब्द हो, तो उसको हम कहाँ रखते हैं, योगरूढ़ में। और आपको यौगिक और योगरूढ़ में एक संबंध ध्यान रखना है। देखिए हम एक गोला बनाकर आपको इसका संबंध समझा रहे हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि यौगिक और योगरूढ़ में क्या संबंध होता है, तो आपको ये गोला क्या करना है, बना देना है, कि एक गोले के अंदर क्या होगा, दूसरा गोला। और ये जो बड़ा वाला गोला है ये क्या है, यौगिक, और जो छोटा वाला गोला है वो कौन सा है, योगरूढ़। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इस सारे के सारे जो योगरूढ़ शब्द हैं वो सब क्या है, यौगिक है। जबकि सारे के सारे जो यौगिक शब्द हैं, कुछ ऐसे भी यौगिक शब्द हैं जो योगरूढ़ नहीं है। और जाहिर सी बात है ये सारे के सारे यौगिक शब्दों का विशेष मतलब होना जरूरी नहीं है, पर सारे के सारे योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। तो आपको ये गोला समझ में आ रहा है, या फिर कुछ और एग्जाम्पल से समझाएं। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने दूसरा गोला बनाते हैं। देखिए मान लीजिए ये जो बड़ा वाला हिस्सा है वो क्या है, भारत, और ये जो छोटा वाला हिस्सा है वो क्या है, बिहार। अब देखिए इसके बीच में कैसा संबंध है, देखिए बिहार किसका हिस्सा है, भारत का, क्योंकि भारत के अंदर ही है, पर पूरा का पूरा जो भारत है वो बिहार नहीं है। भारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो बिहार से क्या है, अलग है। उसी तरह से यहाँ पे है कि सारे के सारे योगरूढ़ क्या है, यौगिक है, पर सारे के सारे यौगिक क्या, योगरूढ़ नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए मैंने आपको इतनी बात क्यों समझाई है, इस बात को हम समझते हैं पहले। देखिए जब भी हम शब्द निर्माण पढ़ते हैं और व्याकरण में शब्दों का निर्माण करते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम रूढ़ शब्दों का निर्माण नहीं करते हैं। हम जब भी शब्द निर्माण पढ़ेंगे, अभी हम बात करेंगे शब्द निर्माण के बारे में, तो हमेशा हम क्या करते हैं, यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं। चाहे आप संधि पढ़े, चाहे समास पढ़े, इन सब तरीकों से क्या होता है, हम यौगिक शब्दों को ही बनाते हैं। और योगरूढ़ क्या है, तो दरअसल ये भी क्या है, यौगिक शब्द ही है जिनका विशेष अर्थ होता है। तो मैंने इस बात को समझाने के लिए आपको ये तीनों वर्गीकरण बताया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब आप लोग से अगला सवाल ये है कि आप लोग ये बताएं कि संस्कृत व्याकरण में शब्द निर्माण के कितने तरीके होते हैं। तो आप लोग को आंख बंद करके क्या बोलना है, 4। समझ में आ रहा है। चलिए तो शब्द निर्माण के कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके। अब देखिए जो सबसे पहला तरीका है उसको हम कहते हैं संधि,
और जब मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया तो कुछ लोग संधि को कह रहे थे समधि, समधि मिलन। ये समधि मिलन नहीं है, दरअसल में क्या लिखा हुआ है, संधि। अब दूसरा जो शब्द निर्माण का तरीका है वो क्या है, समास। और अब शब्द निर्माण का तरीका का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये ऐसे प्रोसेस है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे समास आपसे पूछे कोई क्या है, तो समास नए शब्द बनाने की एक प्रक्रिया है। संधि भी क्या है, नए शब्द बनाने की एक प्रक्रिया है। समझ पा रहे हैं आपको? चलिए, उसी तरह से जो तीसरा तरीका है उसको हम कहते हैं उपसर्ग। और जो चौथा तरीका है वो क्या है, प्रत्यय। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, संधि के ऊपर बात करेंगे। और पहले हम संधि को पढ़ेंगे, फिर हम समास, उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है? चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दे। तो हम सबसे पहले संधि को समझते हैं। अब देखिए, संधि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम पहले इस बात को समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से 3 बातें समझेंगे। अब देखिए, जो सबसे पहली बात है वो हम ये समझेंगे कि संधि दरअसल क्या है, होता क्या है ये। फिर दूसरा हम समझेंगे कि संधि कैसे होती है। और फिर तीसरी बात हम समझेंगे संधि के प्रकार के बारे में, कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम संधि वाले चैप्टर्स में 3 बातें करने वाले हैं। अब देखिए, जब भी आपसे कोई पूछे कि संधि क्या है, उसका मतलब क्या होता है, तो आपको बस एक शब्द में जवाब देना है कि संधि का दरअसल मतलब क्या होता है, मेल। जहाँ पर भी 2 चीज़ें या 2 से अधिक चीज़ें मिलेंगी उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए, संधि का प्रयोग हर भाषा में होता है, हर विषय में होता है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको संधि का जिक्र मिलेगा। जैसे आपने कभी ऐसा शब्द सुना होगा, जल संधि। तो जल संधि का मतलब क्या है, जहाँ 2 नदी समुद्र का जल आपस में मिलता हो उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में भी बहुत सारी क्या हुई है, संधियाँ हुई है। जब भी युद्ध होता है, युद्ध के बाद क्या होती है, संधियाँ होती है। 2 लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, समझौता करते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि संधि का मतलब क्या होता है, तो हमें क्या बताना है कि संधि का दरअसल मतलब क्या होता है, मेल। जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिलेंगी उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे आपने अगर यूरोप का इतिहास पढ़ा होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उस समय एक संधि हुआ था जिसको हम कहते हैं फ्रैंकफर्ट का संधि, जो 1871 में हुआ था। याद है आप लोग को? नहीं, कोई बात नहीं। और उसी तरह से आपने एक संधि का जिक्र सुना होगा महाभारत काल में। देखिए, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उस समय जो कृष्ण भगवान हैं वो दुर्योधन के पास जाते हैं संधि का प्रस्ताव लेकर, और दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 गांव दे दो और मैं वायदा करता हूँ कि पांडव तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। पर आपको पता ही है दुर्योधन का स्वभाव, वो क्या कहता है कि हम सुई की नोक बराबर ज़मीन भी नहीं देंगे। और इसी बात से जो संधि की वार्ता है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। आपस में समझौता नहीं हो पाते, दोनों नहीं मिल पाते हैं, और फिर 18 दिनों का युद्ध होता है जिसको हम महाभारत कहते हैं। तो संधि आपसे जब भी कोई पूछे तो संधि का मतलब क्या होता है, मेल। जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिलेंगी उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। पर देखिए, व्याकरण में संधि का अलग मतलब होता है। व्याकरण में जब भी हम संधि की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या मिलते हैं, वर्ण। तो आपसे पूछे कि संधि किसके बीच में होती है व्याकरण में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण। संधि हमेशा किसके बीच में होगी, वर्ण के बीच में होती है। समझ में आ रहा है आपको? पर आपको एक बात ध्यान रखना है, देखिए, संधि वर्ण के बीच में होने का मतलब ये नहीं है कि हमने ये अ लिया और यहाँ पे फिर अ लिया और इसको मिलाकर आ बना दिया, फिर हमने यहाँ पे ए लिया फिर ए लिया और इसको मिलाकर बड़ी बना दिया, मतलब दीर्घ बना दिया। या फिर हमने अ लिया उसके बाद ए लिया और इसके बाद ए हमने बना दिया। तो संधि में हम दरअसल ऐसा नहीं करते हैं। 2 वर्ण कहने का मतलब क्या है कि वर्ण शब्द के साथ आएंगे, वर्ण अलग अलग नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है आपको ये बात, कि संधि भले ही होती है वर्ण के बीच में, पर वो वर्ण हम अलग अलग करके नहीं लेते हैं। वो वर्ण किससे हम लेंगे, शब्द से लेंगे, क्योंकि संधि किसका तरीका है, शब्द निर्माण का तरीका है। पर यहाँ पे अगर हम सिर्फ 2 वर्णों को मिलाएंगे अलग अलग करके तो यहाँ पे तो कोई शब्द नहीं बन रहा है, बस वर्ण बन रहे हैं।
तो जब भी हम संधि में वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण अकेले नहीं आता है, हम शब्दों से वर्ण क्या करते हैं, अलग निकालते हैं। जैसे अगर हम आपसे एग्जाम्पल देकर बताएं, देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे मैं आपके सामने दो शब्द लिखता हूँ और आपने बचपन से इसका संधि याद किया होगा या फिर आपने संधि बनाया होगा, विद्या और जोर आलय, और आपको इसका पता ही है संधि क्या होगा, विद्यालय। अब देखिए यहाँ पर भी संधि हुई है और संधि वर्णों के बीच में ही हुई है, पर हमने क्या किया, दो शब्द लिए हैं और इन दोनों शब्दों से क्या किया, वर्णों को बाहर किया है। यहाँ से हमने आ को बाहर किया, फिर हमने यहाँ से भी आ को बाहर किया और तब हमने क्या किया है, संधि की है। तो कोई ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है कि संधि भले ही वर्ण के बीच में होगी पर हम अलग से वर्ण को नहीं मिलाएंगे, वर्ण हमेशा शब्द के साथ आएंगे, उन शब्दों से हम वर्ण को अलग करेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए अब दूसरी बात हमें यह समझनी है कि संधि किस तरह से होती है। अब देखिए हमने आपको बताया कि संधि हमेशा दो शब्द, दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं पर उसके एग्जाम्पल काफ़ी कम होते हैं, तो हम बार बार दो शब्द ही बोलेंगे। तो आपको पता ही है कि संधि दो शब्दों के बीच में होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक शब्द है और यहाँ पे एक शब्द है, हमें इन दोनों के बीच में क्या करनी है, संधि करनी है। अब एक बात सोचिए, इन बातों को समझने से पहले देखिए हम जब भी दो चीज़ों को मिलाएंगे आपस में, जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा है, हमारे पास एक मार्कर है और दूसरा क्या, हमारे पास एक इसका कवर ढक्कन है। अब सोच अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं आपस में, इस तरह से मिलेंगे, ये समझ में आ रहा है आपको। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इधर से देखें, ये आपको दिख रहा है, अगर हम इधर से देखें तो ये इसका कौन सा छोर है, ये इसका पहला छोर है और ये कौन सा छोर है, अंतिम छोर है। और फिर हम मार्कर को इस तरह से देखें तो ये इसका कौन सा छोर है, पहला छोर है, और ये कौन सा छोर होगा, लास्ट वाला। इसका मतलब कि जब भी हम दो चीज़ों को मिलाएंगे तो उनमें से एक चीज़ का पहला छोर होगा और दूसरी चीज़ का लास्ट वाला छोर होगा। वैसे आप यहाँ पे समझे, मान लीजिए हमें दो शब्दों को मिलाना है। अब देखिए ये जो दो शब्द है वो यहाँ और यहाँ से नहीं मिलेंगे, जब भी मिलेंगे तो जो पहला वाला चीज़ है, जो पहला वाला शब्द है उसका कौन सा हिस्सा हमको यूज़ कर रहा है, लास्ट वाला, और जो दूसरा वाला शब्द होगा उसका कौन सा हिस्सा हमें प्रयोग करना है, तो पहला वाला। जैसे अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो किस तरह से मिलेंगे, ये कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसका अंत वाला हिस्सा है और इसका कौन सा हिस्सा है, शुरू वाला। तो हमें शब्द के साथ में बिल्कुल वैसा ही करना है। जैसे आपको दे दे कोई शब्द मिलाने के लिए कि आपको इन शब्दों का संधि करना, राम जोर में अयन। अब देखिए तो हम क्या करते हैं संधि में, ये जो राम है ये पूरा का पूरा शब्द हमारे काम नहीं आएगा, हम म से क्या करेंगे, अ को बाहर निकालेंगे। फिर यहाँ पे भी क्या है, इसका शुरू वाला वर्ण कौन सा है, अ है। और आपको पता है आगे हम पढ़ेंगे स्वर संधि में ये अ और अ जब मिलेगा तो क्या बनेगा, आ। तो बस आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, बाकी सारी बात हम क्या करेंगे, बाद में समझेंगे कि संधि किस तरह से होगी। तो जो हमारा पहला शब्द होगा उसका कौन सा हिस्सा काम में आएगा, अंत वाला, और जो दूसरा शब्द होगा उसका कौन सा हिस्सा काम में आएगा, तो पहले वाला। समझ में आ रहा है आपको इतनी बातें। चलिए तो हम अब तीसरी बात को समझते हैं। अब ये तीसरा हमें यह समझना है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। अब देखिए कल की क्लास में हम इस बात को विस्तार से समझेंगे, पर अभी के लिए बस आप ध्यान रखें कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। और कल हम समझेंगे कि संधि के 3 प्रकार ही क्यों होते हैं, 4 प्रकार क्यों नहीं हो सकते, 2 प्रकार क्यों नहीं हो सकते, 3 प्रकार ही क्यों होते हैं। पर अभी बस आप इस बातों को ध्यान रखें कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 संधि। अब देखिए सबसे पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, स्वर संधि। दूसरा प्रकार कौन सा है, व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार कौन सा है, चलिए ठीक है आप लोग ठीक बता रहे हैं, विसर्ग संधि। अब देखिए आपको इसको देखकर कुछ कुछ याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी ऐसा कुछ देखा है। देखिए जब हमने आपको वर्ण बताया था तो हमने आपको बताया था कि वर्ण को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो एक तो स्वर, व्यंजन और तीसरा क्या था, अयोगवा। पर आप संधि को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको अयोगवा संधि नहीं दिख रही है, स्वर संधि दिख रहा है, व्यंजन संधि दिख रहा है, और ये वर्ण से मेल भी खा रहे हैं, स्वर वर्ण से, व्यंजन वर्ण से। पर तीसरा जो संधि है वो कौन सा है, विसर्ग संधि।
और विसर्ग संधि की जगह अयोगवा होना चाहिए, क्योंकि वर्ण 3 प्रकार के हैं और 2 हमारे वर्णों से मेल खा रहे हैं, तो तीसरा भी वर्ण से मेल खाना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है आपको कि हम विसर्ग संधि क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जबकि वर्ण का जो तीसरा प्रकार है वो अयोगवा होता है, तो अयोगवा संधि होनी चाहिए, पर हम विसर्ग संधि पढ़ते हैं। तो कल की क्लास में क्या करेंगे, हम इस बातों को समझेंगे कि हम अयोगवा संधि क्यों नहीं कहते हैं, विसर्ग संधि क्यों कहते हैं। तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और जल्दी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम संधि को क्या करेंगे, पढ़ेंगे।